गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। डिस्कस करने वाला वो नेक्स्ट टॉपिक है, न्यू टॉपिक है। हालांकि ये छोटा टॉपिक है, मैं पहले बता दूं। इसमें इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं। और शुरू में जो बता रहा हूँ, हालांकि दूसरे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। सिविल सर्विसेज में जो लास्ट की जो इस टॉपिक में जो लास्ट का जो पार्ट मैं थोड़ा पढ़ाऊँगा उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी जो बीच में जो है एटलीस्ट कम से कम ये आपको नॉलेज के लिए जानना चाहिए, या कभी आंसर राइटिंग लिखते हो तो उसमें लिखने के पर्पज़ से आपके लिए मायने रखता है। तो ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से कहीं ना कहीं घूम फिर कर सब बाद में ऐसे ये सब चीज़ें जो अभी बताऊंगा जस्ट कहें कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाद में हमेशा बीच बीच में जिक्र होते रहेगा। तो आपके लिए जो अभी काम के लायक है वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, एक चीज़ बाकी है इसमें, क्या स्लाइड बैकग्राउंड अप्लाई टू ऑल स्लाइड, अप्लाई टू ऑल स्लाइड एंड दैट्स अ फुल स्क्रीन। तो ठीक ठीक चलते हैं इसके बारे में। देखें, बहुत सारा चीज़ इसमें डेफिनेशन टाइप का चीज़ है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि कुछ जो डेफिनेशन वाली जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम में वो डेफिनेशन लिखने होने के लिए अब आता नहीं है कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करें। हाँ, ये हो सकता है कि भाई कभी इंटरव्यू में ऐसे रैंडमली अगर किसी को मन में कुछ नहीं आया तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ ले कि डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, अलग बात है। लेकिन डेफिनेशन पर कोई ऐसे इसमें जाएगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है पूरा पढ़ते पढ़ते क्या मतलब है वो ऐसे ही पता चल जाएगा। तो अभी जो डेफिनेशन बता रहा हूँ उसको आप मेमोराइज करने की कोशिश ना करें, एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन याद करना है, नहीं नहीं नहीं। जब आपको ये डेफिनेशन आप खुद ही भी बना सकते हो बाद में, जब पूरी जब नॉलेज इतनी सबसे नॉलेज हो जाएगी तो घूम फिर के अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि ये हिस्टोरिकल इस साइंटिस्ट ने, मतलब कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, ये ऐसे हिस्टोरियन ने ऐसे ऐसे डिफाइन किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को मैटर नहीं करता है उतना। कभी आएगा गिलक्रिस्ट ने ऐसे कहा, केसी बेयर ने ऐसे कहा, तो फिर वर्डे ने ऐसे कहा, फिलिप्स ने इस टाइप से कहा, कोई कैसे कहा, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन किया वो अलग चीज़ है। बट यहाँ बस समझने की बातें हैं, दम बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, वो बता दिया। तो मैंने भी इसको मेमोराइज लाइन बाय लाइन मैं बता दूं क्लियरली, मैंने भी याद वैसे करने की कोशिश कभी नहीं की, क्योंकि कभी आपको एग्जाम में न लिखना होगा उस टाइप से और ना कोई डायरेक्टली ऐसे पूछेगा आपसे। तो चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, डिफिनेशन क्या है ऐसे। देखिए मैं बता देता हूँ, इस जो मैंने मेंशन किया है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कहते हैं कि ये प्राइमरी सेट ऑफ बेसिक रूल्स, मतलब बेसिक मतलब आधारिक रूल के बाद, मतलब बेसिक रूल का आधार की रूल नियम कह सकते हैं, आधारिक नियम या फंडामेंटल रूल कह सकते हैं। तो बेसिक रूल्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब आपको क्या हुआ, सिद्धांत होता है, रूल का मतलब नियम होता है। तो बेसिक नियम की बात हो गई, फंडामेंटल मौलिक सिद्धांत की बात होगी। दैट कॉन्स्टिट्यूट लीगल बेसिस ऑफ पॉलिटी, वो क्या कंस्टिट्यूट करता है, क्या बनाता है, लीगल बेसिस ऑफ पॉलिसी, पॉलिटी मतलब पॉलिटी मतलब राजनीति या राज्य तंत्र का एक कानूनन आधार पर देता है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन, एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स है एंड एक मतलब कह सकते हैं नियम, बेसिक नियम और मौलिक सिद्धांत का एक सेट है जो बनाता है, जो देता है कानूनन बेस देता है हमारे राजतंत्र को। मतलब उतना ज़्यादा टिपिकल होने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये बता दूं पहली बात। अब कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट लीगल बेसिस ऑफ है पॉलिटी, और पॉलिटी कॉम है, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन और अदर टाइप्स ऑफ एंटिटी फ्रॉम विच
All other laws and rules are derived and commonly determines how that entity is to be governed. कहने का मतलब क्या है, थोड़ा मैं लिख कर भी हल्का बता देता हूं। हाँ जी देखें, हम जिसमें है, एक तो बेस रूल्स की बात हो गई, एक बात हो गई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात हो गई, दैट कॉन्स्टिट्यूट लीगल बेसिस ऑफ ए पॉलिटी, जो उसका एक लीगल बेसिस प्रोवाइड करता है, पॉलिटी, ऑर्गेनाइजेशन और अदर टाइप्स ऑफ एंटिटी फ्रॉम जिससे ऑल अदर लॉज, जितने जो कानून या नियम बन गए हैं, ऑल अदर लॉज एंड रूल्स आर डिराइव्ड एंड कॉमनली डिटरमाइंस हाउ दैट एंटिटी इज टू बी गवर्नड। तो कहने का मतलब जो भी बाद में जो भी कानून या नियम या कानून जो बनते हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये बेसिक रूल्स एंड फंडामेंटल मतलब प्रिंसिपल्स का एक सेट है जिससे हमारा पॉलिटी का लीगल, जिससे हमारे पॉलिटी की जो लीगल बेसिस डिराइव्ड होती है, कानून आधार प्रदान डिसाइड होता है, मतलब निर्धारित किया जाता है। ये कहने का मतलब है इतना। तो हुआ रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, ये लीगल बेसिस प्रोवाइड करता है और जो जिससे डिराइव होता है अदर लॉज एंड रूल्स, इतना ही। इसे इसे डिफरेंट नाम भी दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को अदर वे में कहा जाता है डिफरेंट नेम। तो वो जो नेम है देखें देखें एल्सो कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी मतलब राजतंत्र या राजनीति का बेसिक स्ट्रक्चर। उस फिर बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, कहा जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट, स्टेट का सबसे सुप्रीम जो लॉ है, सबसे ऊपर वाली जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कोई कानून नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा है जैसे कि, और मुस्लिम कंट्री जो है मिडिल ईस्ट में, उनके यहाँ जो शरीयत लॉ, जो इस्लामिक लॉ को सबसे बड़ा लॉ माना जाता है, कुरान की लॉ को, मतलब कुरान से बेस्ड है शरीयत लॉ, तो उसे उसे सुप्रीम लॉ माना जाता है। यहाँ जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके यहाँ जो सुप्रीम लॉ होती है ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बेसिक लॉ ऑफ कंट्री, कंट्री का इसको बेसिक लॉ भी कहा जाता है भाई, इससे ही और लॉ, कोई भी कानून कोई भी एक्ट इससे ही डिराइव्ड होता है, इसके आधार पे ही डिराइव्ड होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की एक क्या है, एक तंत्र यंत्र जो भी बोले, मतलब सरकार को कैसे गवर्न करना है, एडमिनिस्टर करना है कंट्री को, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि इस तरीके से आपको गवर्न करना है। रूल ऑफ स्टेट जो कह रहे हैं, रूल ऑफ स्टेट की जो है एक नियम है, मतलब ऐसे ऐसे नाम दिए गए, उतना कोई मतलब नहीं है। हाँ शुरू वाले हैं, आपको कहीं कहीं लिखने में बोलने में ये सब आएगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट, तो ये तीन कम से कम। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ स्टेट, उतना नहीं। अब है फंक्शन क्या है, तो फंक्शन के बारे में इसमें भी कोई साइंटिस्ट का अगर नाम दिया हुआ है तो उसको भी नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बुक में ऐसे ऐसे मेंशन है कि इस साइंटिस्ट ने ऐसे ऐसे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ऐसे ऐसे इसका फंक्शन बताया है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है, फंक्शन क्या है इनका, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है हमारा, तो ये डिक्लेयर एंड डिफाइन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मतलब मेंशन रहता है या क्या व्याख्या क्या रहता है, क्या घोषित करता है, राइट्स को, अधिकार क्या होगा, जैसे फंडामेंटल राइट्स है ना, जो मैं बाद में बताऊंगा कि आर्टिकल 12 से मैं पढ़ाऊंगा फंडामेंटल राइट 13 तक, 35 तक। फंडामेंटल राइट जो सिटीजन को या नॉन सिटीजन को उनको प्रोवाइड किया गया बेसिक अधिकार, फंडामेंटल मौलिक अधिकार जिसे बोलते हैं। एंड ड्यूटी, फंडामेंटल राइट हो गया, वैसे डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, सिटीजन की क्या दायित्व बनता है, क्या ड्यूटी होता है। जो 51A है एक, इसमें लंबी चौड़ी ड्यूटी की लिस्ट है। तो स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 1946 में जो सेटअप हुआ, 1950 तक काम हम चलते रहा, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब 26 नवंबर 1949 को पूरा ड्राफ्ट हो गया, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी क्या, सिटीजन की क्या ड्यूटी भी होनी चाहिए कंट्री के लिए, उस चीज़ का मेंशन नहीं था उसमें। तो उसको बाद में है जो जब 40, आप मैं बताऊंगा
42nd अमेंडमेंट एक्ट, 46 अमेंडमेंट एक्ट। तो उसमें बताया जाएगा कि हाँ कैसे फंडामेंटल ड्यूटी को कब कैसे जोड़ा गया और बाद में भी क्या जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन के लिए भी कोई ड्यूटी होना चाहिए, सिर्फ उनको सिर्फ अधिकार की बात नहीं कि उनको सिर्फ अधिकार मिलना चाहिए, वो तो मेंशन कर दिया, लेकिन उनकी भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है ना सिटीजन की, तो वो है फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये है। फिर देखें, इस्टेब्लिश एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कम्युनिटी। तो इस्टेब्लिश करता है, रेगुलेट करता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जैसे कुछ भी, जैसे कि आप देखें सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, बाकी आप देखें कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जैसे कि कैग्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑफिस हो गया। फिर आपका अदर जो है आप कह सकते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, जैसे सीबीआई हो गई। फिर विजिलेंस कमीशन हो गया, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया। तो ये सब जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जो मतलब कह सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया है, ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। तो उसको इस्टेब्लिश करवाना, जैसे ओबीसी कमीशन और एससी कमीशन जैसे बहुत सारे हैं, तो उसको इस्टेब्लिश करना और उसको रेगुलेट करना। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो मेंशन है कि हाँ कितने उसके मेंबर होंगे, चेयरमैन कौन होगा, कहीं के मेंशन रहेगा कि उसके कब चेयरमैन का टेन्योर क्या होगा, क्या क्या उसका फंक्शन रहेगा। तो वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में धीरे धीरे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये सब चीज़ें आएगी वहाँ। तो ये हुआ, इस्टेब्लिश करता है, रेगुलेट करता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड ऑफ द कम्युनिटी का। एंड डिवाइड पावर बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट तीन होता है, पता ही बताया था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। तीन का पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की, जुडिशियरी की पावर क्या होगी, लेजिस्लेटिव का पावर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव का पावर क्या होगा। तो ये डिवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है। और जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जब बारे में पढ़ाया जाएगा तो उसमें दिखाया जाएगा कि बताऊंगा मैं सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जुडिक्शन है, क्या क्या पावर है, ओरिजिनल अपीलेट जुडिक्शन, ऐसे ऐसे बहुत सारे आएगी उसमें। तो फिर एग्जीक्यूटिव जो है किस किस क्षेत्र में है ये काम कर, लेजिस्लेटिव की पावर क्या है, पार्लियामेंट पढ़ाया जाएगा तो उसमें पार्लियामेंट में बताऊंगा उनकी पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब कहीं ना कहीं आर्टिकल में इसके बारे में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ, गवर्नर की पावर क्या होगी, प्रेसिडेंट की पावर क्या होगी। तो तो वो सब आपको पढ़ना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंक्शन है कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट जो है उनकी पावर को डिवाइड करो। फिर है कमिट स्टेट्स टू पार्टिकुलर सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट गोल। तो स्टेट्स को एक कमिटमेंट करवाता है, एक तरह से कमिट करवाता है, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आपको एक सोशल गोल, सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और डेवलपमेंट मतलब और विकास के लिए ये गोल को डिसाइड करता है। जैसे कि जैसे सोशल गोल, इकोनॉमिक गोल में जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें, या तो सोशल गोल, इकोनॉमिक गोल क्या है कि कम से कम, पहले भी मैंने चर्चा किया था कि हाँ भाई उनके लोगों को प्रमोट, हेल्थ को प्रमोट करना, लाइवलीहुड को, मिनिमम लाइवलीहुड मिले, वोमेन को, वोमेन को, फीमेल को भी, वीमेन को या वोमेन बोले, उनको भी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ना, उनको बोल सकते हैं कि उसमें है कि जो सैलरी उनकी भी जो वेजेज हो मेल की इक्वलेंट हो, अगर लोग इक्वल वर्क है तो इक्वल पेमेंट हो लोगों को। फिर बच्चों की हेल्थ के बारे में भी उसमें दिया गया कि उनको जो डिजास्टर वर्क में नहीं लगाया जा सकता। तो इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लंबे चौड़े बहुत सारे प्रोविज़न हैं। तो उसमें डिसाइड इकोनॉमिक एंड सोशल गोल क्या होना चाहिए, एक स्टेट का क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट की क्या होनी चाहिए। तो एग्जैक्ट गोल को नहीं ये होना चाहिए कहीं उसके लिए कि स्टेट विल स्ट्राइव, स्टेट विल मतलब कोशिश करेगा स्टेट ये चीज़ को अचीव करने के लिए। तो वो सब चीज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपका सोशल, पॉलिटिकल गोल ये सब है, ये मेंशन, सोशल एंड इकोनॉमिक गोल मेंशन है। डेवलपमेंट गोल की बात रहा तो डेवलपमेंट मतलब और अधिक विकास करने की बात। तो डीपीएसपी से कहीं ना कहीं घूम फिर के सब उसका मतलब है। तो फंडामेंटल राइट तो मैंने बता दिया है वो। तो ये है कमिट स्टेट टू पार्टिकुलर सोशल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट गोल। अब देखिए ऐसे ऐसे से सब डिवाइडेड है, फंक्शन क्या, क्वालिटी क्या, डेफिनेशन हो गया। तो मतलब समझने की ज़रूरत है बस। कहते कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, मतलब क्वालिटी उससे क्या होनी चाहिए, विशेषता क्या होनी चाहिए। तो कहते हैं ब्रेविटी टर्म है या कंसाइजनेस।
तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कंसाइज मतलब संक्षेप में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंदी बड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो इतनी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, पता है ना। तो ये तो क्वालिटी कहा गया, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, कहा जाता है वर्ल्ड में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है वो है इंडिया की, काफ़ी लेंदी है, कंसाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब क्लैरिटी के बारे में बोला जाए तो शुड हैव कहते हैं कि सिंपल लैंग्वेज फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा गया है। पहले भी मैंने बताया था कि मैक्सिमम लॉयर बढ़े हुए थे, लॉ एक्सपर्ट, लीगल टर्म को काफ़ी यूज किया है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ है। जो पढ़े लिखे लोग हैं पर जिनको लीगल मतलब कानून की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लीगल टर्म का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अगर एक पल के लिए मैं बता दूं, तो अगर वो पढ़ें तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाहता है, कहाँ कॉमा, कहाँ पर हुम सो वर्ड, विच वर्ड, पता नहीं, ऐसे ऐसे जानबूझकर मतलब नॉन द लेस। तो ऐसे ऐसे वर्डिंग कभी आप इंग्लिश में बोलते वक्त ऐसे यूज नहीं किए होगे या कोई यूज नहीं करता है, पर वहाँ आपको ऐसे ऐसे वर्डिंग आपको यूज किए हुए मतलब मेंशन किए हुए मिलेंगे आपको। डेफिनेटनेस कहता है कि शुड नॉट हैव एम्बिगुअस एंड डिफरेंट मीनिंग फॉर इट्स प्रोविजन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका मीनिंग कभी, मैंने पहले ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज कहते हैं नहीं इसका ये मीनिंग होगा, दूसरा जज कहते हैं नहीं, इस तरीके से सोच कर वो मतलब हमारे संविधान सभा के जो मेंबर है ये सोच के इन्होंने इसे वर्ड को यूज किया होगा। तो बहुत सारे वर्ड में आज तक क्या होता है कि आज तक उतने लिटिगेशन जा चुके हैं, केस जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, आज तक सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे जो आर्टिकल है उसको आज तक इंटरप्रेट करती रहती है, नहीं दिस कैन बी इंटरप्रेटेड इन दिस वे, ऐसे भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। फंडामेंटल राइट की ही बात कर रहा हूँ, इतनी सारी बार बार डिस्कशन हो चुकी है, फिर भी नो 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 दिस कैन बी इंटरप्रेटेड इन दिस वे। आप जब आर्गूमेंट मत सुनने जाना, जो वहाँ कोर्ट की आर्गूमेंट, उतना बहुत टाइम टेकन है, उतना सुनोगे कोई मतलब नहीं, आप अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो वहाँ चलते रहेगा इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन, ये वर्ड बार बार यूज होते रहेगा। नो नो दिस कैन बी इंटरप्रेट, ऐसे मतलब बार बार इतना क्या बोलूँ, कभी संजीव खन्ना बोलेगा नो नहीं दिस कैन बी सो इंटरप्रेटेड इन दिस वे, मतलब जो आपका मन करे उसको बोल के बोलो कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। दूसरी जज को जो मन कहेगा कुछ और तो उसी वर्ड को बोलेगा नहीं दिस कैन बी इंटरप्रेटेड इन दिस, मतलब अपना मन की बात को इंटरप्रिटेशन कह के बताते हैं। मैं कोर्ट की निंदा नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट के बारे में कभी भी अपोजिट नहीं बोलना है, मतलब ये कहने का मतलब आप खुद देखते हो ना कि जजमेंट, सेम जजमेंट को आज कोर्ट की इस बेंच ने ये दिया, 5 साल बाद सेम जजमेंट को पलट दिया जाता है, और जिस बेसिस पर जजमेंट दिया जाता है उस बेसिस को ही वो दूसरे वे में इंटरप्रेट करते हैं, तो ये चलते रहता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे जो आर्टिकल ऐसे लिखे हैं जो एम्बिगुअस है, जिनका अर्थ दो निकलता है, क्लियर नहीं निकलता है। तो ये हो गया डेफिनेटनेस। अब है कंप्रिहेंसिव। कंप्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, कंसाइज भी बोल दिया और कंप्रिहेंसिव बोल दिया। कंसाइज का मतलब छोटा, कंप्रिहेंसिव का मतलब डिटेल में विस्तृत लिखा हुआ। तो वो कहेगा कि विल रिड्यूस स्कोप ऑफ कंट्रोवर्सी एंड लिटिगेशन, मतलब बढ़िया से लिखा रहेगा डिटेल, तो लिटिगेशन कम होंगे, कंट्रोवर्सी ज़्यादा नहीं होंगे। फिर भी चलते ही रहता है, चल रहा है, उतना डिटेल में हमारा लिखा हुआ है, मतलब क्या क्या नहीं जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने आर्टिकल हैं। शुरू में तो 8 शेड्यूल था, फिर 12 शेड्यूल हो गए, अमेंडमेंट कितने बार हो चुके हैं, आज तक अमेंडमेंट चलते आ रहा है। फिर भी क्या है क्या कि अभी तक कंट्रोवर्सी, लिटिगेशन उतने सारे जा रहे हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट होते रहता है, कंट्रोवर्सी चलते रहता है। तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। अब है सूटेबिलिटी। सूटेबल हो मतलब, कहने का मतलब शुड रिफ्लेक्ट नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल, मतलब लोगों की चाहत और उनकी भावनाओं को, एस्पिरेशन चाहत का हो गया, नीड्स मतलब जरूरत का हो सकता है। ऐसे उतना वर्डिंग में मत खेलने लगा और सर्च करने लगा कि नीड्स का मतलब क्या है, वो एस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ। आगे मैं और भी बताऊंगा, ऑथोरिटेरियन, डेस्पोटिक, टोटलिटेरियन, तो उसमें डिफिनेशन खोजने के चक्कर में मत लग जाना, मतलब समझना कि होता क्या है। तो लोगों की ज़रूरत, चाहत, उसके उस चीज़ को फुलफिल करे। तो इसलिए तो भाई आज तक क्या है कि बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहे हैं कि समय के अनुसार। मैंने एक वहाँ बताया था आपको, जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रहा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो जब नए नए एक्ट आ रहे थे तो मैंने एक लाइनिंग वाइनिंग मेंशन किया था, विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड टू फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल,
तो एक्ट में जैसे बार बार डिफरेंट डिफरेंट एक्ट आते गए, चेंज होते गए, तो वही बात है, सेम चीज़ है, थोड़ा सा फैंसी लगता है। तो रिफ्लेक्ट फॉर द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल सो मेनी अमेंडमेंट हैज बीन डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम सिंस टाइम इमोरियल। तो तो ऐसे लोगों की ज़रूरत के अनुसार से, उनकी चाहत के हिसाब से, उनकी इच्छा के अनुसार से तो चेंज होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसा ना हो कि जो एक बार बन गया, जो बन गया उसमें कुछ समय के अनुसार माहौल कुछ और है, टाइमिंग कुछ और है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो तो क्या और चेंजेज होने की ज़रूरत है, अडेप्ट करने के लोगों के हिसाब से। पहले के समय कुछ और था, अभी कुछ और चल रहा है, तो सुटेबिलिटी होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। एंड कहते मस्ट बी सुटेबल टू सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द नेशन। जैसे मैं बता दूं, सिंपल सी बात, जैसे कि आप बता दूं कि जैसे कि डॉक्टर इंडिया में आप जानते हैं बहुत सारे हैं। उसके अलावा नॉर्मल प्रैक्टिस करने वाला जो कम से कम ना आयुर्वेदिक की डिग्री है, ना एलोपैथी की डिग्री है, ना होम्योपैथी की डिग्री है, बेसिक एमबीबीएस की डिग्री, बीएमएस बीओएमएस की भी डिग्री नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पेशेंट बहुत लाइन लगी रहती है, पेशेंट देखते हैं गाँव में। तो उसको बंद क्यों नहीं कर दिया जा रहा है? अब सोचने की बात है। कोई सोचेंगे ना कि उसको, यार इतने सारे झोला छाप बड़े हुए हैं, इससे कितने लोगों की जान भी चली जाती है, गलत ट्रीटमेंट दे देते हैं, या उनको पता नहीं चलता, वो दवाई चला रहे हैं, पता चलता है बाद में कैंसर निकल गया। तो सरकार ये लोग को बैन कर दे, फिर भी क्यों नहीं बैन कर रही है? तो इसलिए बैन नहीं कर दिया, अगर कहीं ना कहीं वो बेसिक कह रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पर जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं कम से कम, अगर उसको बंद कर दिया जाए, तो पेशेंट का सारा रस अगर हॉस्पिटल की ओर शिफ्ट हो जाए, या गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो ये एकोमोडेट, ये जो सरकारी हॉस्पिटल जो भी है पूरे इंडिया में जितना भी कहें, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्सरी लेवल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहें, प्राइमरी हेल्थ केयर बोले, कम्युनिटी हेल्थ केयर बोले, टर्सरी हॉस्पिटल बोले, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोले, उतने पेशेंट के लोड को सह नहीं पाएगी, मैं बता देता हूँ। तो उनको बंद करने के बाद इतना बर्डन हो जाएगा कि लाइन लगी रहेगी पेशेंट, और कितने लोग उधर जो एक दो मर रहे थे, नहीं, इधर बहुत सारे लोग मर जाएंगे, क्योंकि उनको टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। अभी भी आप देखो, जैसे कि आपको नंबर लगाना है, इस पे से दिखाना है, आपको एम्स में दिखाना हो, पीजीआई चंडीगढ़ में दिखाना हो, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, और तो आपको नंबर क्या मिलेगी, 2 महीना 3 महीने बाद का नंबर, वो सब भी आकर अगर भरने लग गए सब हॉस्पिटल में, तो नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि सोशियो कल्चरल या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, एक तो सरकारी में नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट में भी जाते हैं तो लोग इतने हैं, गरीब हैं सब लोग, कि इतनी खर्च होगी कि बेचारे की, अगर उसमें ही खर्च कर देंगे जिसका महीने का 10,000 रुपये इनकम है, अगर वो ट्रीटमेंट में भी 4,000 5,000 खर्च कर देगा, तो उस 5,000 में अपना घर चलाएगा, रेंट देगा, क्या करेगा, कैसे करेगा? तो उस बेसिस को आधार बनाकर ही देखते हुए भी क्या किया गया उसको, अभी तो क्वैक जिसको बोलते हैं, जो आप बोलो, झोला छाप डॉक्टर बोलो, या विलेज के जो डॉक्टर बोले, मतलब आप इलिटरेट डॉक्टर कुछ भी बोलो, फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको इस देखते हुए उसको बैन नहीं किया गया है। तो मस्ट बी सुटेबल टू सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द नेशन। तो हमारे कंडीशन में, कंट्री में क्या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चल रहा है, तो और यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तो जैसे जो जो स्कीम बनाते हैं, या जैसे रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो भाई सोशियो कंडीशन के देख, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर देखें कि जो बिलोंग करते हैं जनरल से, लेकिन उनकी इनकम कम है, तो उनके लिए रिजर्वेशन लाया गया ना। तो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, सोशियो कल्चर के हिसाब से देखें, तो सोशियो में देखें कि जो डिप्रेस क्लास है, जो सोशली उनका एजुकेशन का स्टैंडर्ड कम रहा है, उनका डेवलपमेंट कम रहा है, तो उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। तो ये सब सुटेबिलिटी की बात हुई, ऐसे ऐसे। अब देखें, स्टेबिलिटी हो गया, एडेप्टिबिलिटी शुड बी डायनेमिक एंड नॉट स्टैटिक, मतलब अडेप्ट करते रहे, मतलब टाइम के अनुसार, तो उसमें ऐसा चेंज भी होते रहे, और उसमें ऐसा बदलाव हो कि जो उस समय के हिसाब से कम अडेप्ट किया जा सकता है, किया जा सके, किया अडेप्ट हो सके, कहने का मतलब कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल जो पहले बना दिया 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, वो आज तक चला आ रहा है, और एकदम बिल्कुल फिक्स है, उसमें कोई चेंजेज नहीं हो रहा है, लोग भले चाह रहे हो, कुछ भी चाह रहे हो, और तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही अडेप्ट टू द चेंजिंग सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, ये है। अब क्या स्टैटिक हो गया, डायनेमिक हो गया, अडेप्ट द चेंजिंग सिचुएशन रिक्वायरमेंट। जैसे देखें,
इस बात को कितने लोग थोड़ा सा पर्सनली नहीं लेंगे, मैं बता दूं। जैसे मैं कोई लोग बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, या बोलते हैं रामायण पढ़ते हैं या महाभारत पढ़ते हैं, वेदा पढ़ते हैं। तो आज क्या बोला जाता है कि वेदा का जो जो वेदा पहले ओरिजिनल वेदा रही है, वेदा में बहुत चेंजेस कर दिया गया, और हम किसी के लोगों के पास ओरिजिनल वेदा अब अवेलेबल है ही नहीं, किसी के पास ओरिजिनल वेदा वेदा जो पहले में लिखा हुआ था, सब लोगों ने टाइम के अनुसार उसको मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, कुछ जोड़ दिया, कुछ हटा दिया। अब बिल्कुल वेदा बिल्कुल चेंज कर दिया है लोगों ने। जैसे देखें, पहले की जो रामायण की या महाभारत की जो सीरियल आती थी पहले पुराने वाली, मैं मुकेश खन्ना के टाइम का या अरुण गोविल के टाइम का जो महाभारत रामायण आती थी, तो महाभारत भीम भीष्म मुकेश खन्ना उस समय की बात कर रहा हूँ, पंकज धीर। तो और अब की जो रामायण या महाभारत आती है, देखें, तो जो राम भगवान या जो भी जो एक्ट करता है उनका, या जो भी विष्णु भगवान कहते हैं या अर्जुन का एक्ट करता है, भीम का, तो अब डिफरेंट टैटू वैटू मसल, अजीब सा डिजाइनिंग, कपड़े भी चेंजिंग, दम स्टाइलिश, दम कलर वलर, ये वो पेंटिंग, आईब्रो ब्रो, सब चीज़ मस्त दम ऐसे किया हुआ। तो इसका रिलेवेंस क्या पहले उतना अगर कभी हुआ होगा, अगर रामायण कभी हुआ भी होगा, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि कभी ये हुआ, तो मैं बता दूं साइंटिफिकली कहा जाता है कि ये एक क्या है, अ, काल्पनिक कहानी है, ऐसा बोला जाता है। मेरा ओपिनियन नहीं है कि एक काव्य है, एक लिखा हुआ है, जो रियलिटी में हुआ या नहीं हुआ, कोई डेट से इसका कोरिलेशन नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस हुआ था, लेकिन एक काव्य है, लिखा गया था, वाल्मीकि ने लिखा, जो भी वेद व्यास ने लिखा, बुक में लिखा है, ऐसे मेंशन किया है, काल्पनिक कहानी ऐसे बोला जाता है। तो अगर हुए भी होंगे अगर, तो ऐसे उस समय तो नहीं रहेंगे जो अब चेंज कर कर दिखाया जा रहा है, मॉडिफाई कितना कर दिया जा रहा है। 50 साल बाद पूरा मॉडिफाई कर दिया जाएगा, 50 साल बाद तो फिर पता चलेगा कि इसके जो रियल में जो उसके जो ओरिजिनल जो कहानी है, मतलब या जो उसके जो ओरिजिनल कंटेंट है उसको ही चेंज कर दिया गया। वेदा तो काफ़ी चेंज हो ही चुके हैं ऑलरेडी। तो वो तो अब क्या कहोगे उसमें, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, देख मैं ये कर रहा हूँ कि कैसे उसमें चेंजेस किए गए। बाइबल के बारे में भी, जो ओरिजिनल बाइबल थे, अब डिफरेंट डिफरेंट लोग पढ़ते हैं, डिफरेंट तरह से बाइबल लिखा गया है, उसको इंटरप्रेट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो बोलते हैं कि समय के अनुसार हमने चेंज किया है। वो गलत है या सही है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, कर रहा हूँ कैसे लोग चेंज करते हैं। कुरान एक ऐसा है जिसमें यह है कि भाई जो पहले था 1400 समथिंग में जो था कुरान, मतलब 1400 नहीं, 600 समथिंग में जो था, वो पहले भी जो था और आज भी है, बिल्कुल एक लाइन भी इधर का उधर चेंज नहीं है। तो इससे ये कंपेयर मत कर लेना कि ये अडेप्टिबिलिटी होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, तो वो गलत है। ना 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 ना, ऐसा उससे कोई रिलेशन नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पहले क्लियरली बता दूं, मेरी बातों को कभी कोई तोड़ मरोड़ की कोशिश ना करे। उनका कहने का पर्पस ये रहा, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि कोई उसको निगेटिव वे में ले, वो कि मतलब अच्छी चीज़ों को तो डायनेमिक चेंज होता रहना चाहिए, वो तो स्टैटिक है तो उनका पिछड़ापन है, ऐसा कभी नहीं। देखिए, अगर कोई चेंज करता है तो हो सकता है अच्छा भी चेंज करे, लेकिन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी बनता है अगर चेंज करेंगे लोग तो इसमें बहुत सारे गलती भी ला सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। जैसे रामायण महाभारत को, वेदा को डिस्टॉर्ट करके अच्छा थोड़ी बनाया गया, और खराब ही बना देते हैं लोग। इस चीज़ को नजर रखते हुए पहले ही बोल दिया गया, कुरान अभी से लेकर जब पृथ्वी का अंत भी होगा तब तक जैसे है वैसे ही रहेगा, बिल्कुल। इसके एक लाइन को चेंज नहीं किया जा सकता है, कोई इसको झूठ नहीं कह सकता, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, किसी को भी नहीं। तो ये डर से भी किसी ने कोई उसको बदलाव किया नहीं, इसलिए ऐसा है, जैसा पहले था वैसा आज भी सेम टू सेम लिखा हुआ है। कहीं से भी कुरान छोटा उठाएं बड़ा उठाएं, बिल्कुल वही लिखा हुआ मिलेगा जो पहले था और आज भी है। तो उनकी अलग कहानी है। तो उससे एक कह सकते हैं कि उसको सैंक्टिटी को, प्योरिटी को मेंटेन उन्होंने रखा है ऐसे कह के। और हालांकि कुरान जो भी रिलीजियस स्क्रिप्ट हो, बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने जो भी थे, ग्रेट लोगों ने लिखा है, और बहुत अच्छी बात, सब में अच्छी ही बातें लिखी गई है। किसी रिलीजियस बुक में सताओ, लोगों को लूट लो, गलत काम करो, काम के प्रति ऑनेस्टी मत रखो, देश के प्रति ऑनेस्टी न रखो, ऐसा कहीं नहीं का लिखा रहेगा। सब में अच्छी बातें, अच्छी कल्चर, अच्छा संस्कार ही देने की बात ही कही गई है, और अच्छा इंसान बनने की ही बात ही कही गई, कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट हो। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ वो दिखाना था बस, और कुछ नहीं। तो कोई इसको पर्सनली रिलीजियस पर्पस ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं लेंगे। अब जैसे अभी मैं बोलता हूँ बाइबल, जैसे बाइबल महान है, बाइबल
कुरान बिल्कुल कुरान, बाइबल, गीता, इनकी प्योरिटी, इनके मतलब आप बोल सकते हैं इनके कंटेंट जो भी हो, जिसके बारे में एक शब्द को उठाया नहीं जा सकता। उनमें लिखी गई हर एक शब्द उतना ही सच है जितना कि सच ये है कि हम और आप एक न एक दिन मरेंगे। तो ये सब रिलीजियस बुक को काफ़ी रेस्पेक्ट मैं करता हूँ। कुछ कोई भी हो, किसी के बारे में किस पर भी हाथ रख के मुझे बोलने को बोला जाए कभी भी, तो मैं उनको साक्ष्य मानकर, मुझे इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये इस रिलीजन से या उस रिलीजन से बिलोंग करता हो, क्योंकि सब पवित्र चीज़ें हैं। उस पे कोई पवित्रता में कोई छेड़छाड़। मैं ये सब एग्जांपल मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ऐसे मेरी लाइफ से है। अ, जैसे कॉलेज के टाइम में, मेडिकल कॉलेज की बात है, तो हॉस्टल शिफ्ट होती है, रूम शिफ्ट होती है। कभी जैसे आप सीनियर बनते जाओगे तो थोड़ा आपको और बड़ा मिलेगा, सिंगल रूम मिलेंगे, ऐसे ऐसे। तो किसी ने ऐसे रूम खाली किया, तो रूम खाली होता है तो अपने सामान ले जाते हैं, बाकी जो पेपर ऊपर कचरे कचरे जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं सब ऐसे बाहर फेंक देते हैं गेट के बाहर। तो ऐसे किसी किसी ने, ऐसे सीनियर कोई थे, ऐसे बाहर पड़ा हुआ था। तो उसमें कुछ किताबें होती है, तो कोई क्या जूनियर की टेंडेंसी होती है ना कि देख लेते हैं कुछ काम का है तो भाई, वो क्योंकि वो 3 साल सीनियर है तो उसको फर्स्ट 3 साल पहले वाली बुक उसकी कोई काम की नहीं होती है, तो वो किसको दे ऐसे बाहर छोड़ देता है। तो जिसको काम का है, भाई ये फर्स्ट ईयर का मेरे काम का आ सकता है, सेकंड ईयर में मेरे काम का आ सकता है, या कुछ नोट्स है तो चलो रख ही लेता हूँ, काम आ सकता है, कोई देख लेता है ऐसे। उसमें से भी एक छोटी सी एक बुक रखी हुई थी, छोटी सी, इतनी छोटी सी एक बुक रखी हुई थी। तो मैंने देखा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है भाई, कोई अंडरलाइन नहीं, ऐसे ही है। क्या है, मुझे रियल में कुछ पता नहीं चला था, बिल्कुल उस समय पता नहीं था। उसको मैंने अपने रूम में रख लिया। तो ऐसे रूम में रख लिया, उसको अपने टेबल पर रखा हुआ था। तो चूंकि हमारे कॉलेज में बहुत सारे जो हैं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का कॉलेज है और मैं क्लियरली बता दूँ टॉप कॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं, तो उसमें एडमिशन होना काफ़ी मुश्किल है। तो जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, नहीं बिलोंग करते हैं तब चेक कर सकते हो। तो उसको मैंने रख लिया। तो कोई मेरे दोस्त ऐसे रूम में आए जैसे कि जो क्रिश्चियन थे, तो देखा, अरे तू बाइबल रखे हुए है, मैन यू आर प्लानिंग टू कन्वर्ट क्रिश्चियनिटी। तो आई सेड, मैंने कहा, मतलब वहाँ ज़्यादातर इंग्लिश में ही बात होती है। तो जो जैसे नॉर्थ ईस्ट से हैं तो उनको हिंदी में प्रॉब्लम होगी, साउथ के हैं तो हिंदी में प्रॉब्लम होगी, इंग्लिश में कन्वर्सेशन होती है। तो मैंने उसको, जिससे मैं बताया कि व्हाट इज दिस, क्या है, बोला दिस इज बाइबल। यार मुझे नहीं, आई डोंट नो यार, दिस इज बाइबल। मुझे पता ही नहीं था कि उस समय कि ये बाइबल है, क्योंकि मैंने उसको खोल कर के देखने ऐसे रख लिया, ऐसे था। तो चलो उसके बाद मुझे पता चला कि बाइबल है, तो मैंने उसको पवित्र तरीके से अच्छे से कहीं अपने रखे, अलमीरा में रखा। फिर जब जब मैं रूम शिफ्ट हुआ, हालांकि थोड़ी थोड़ी ऐसी कुछ मैंने पढ़ी कभी बीच में, लेकिन जब जब पूरी को नहीं पढ़ा, मैं बता दूं, क्योंकि अपनी लाइफ खुद इतनी बिजी ऐसे रहती थी कि वहाँ सिर्फ, मैं बता दूं, ऐसा इंस्टीट्यूट है, सिर्फ लोग पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और पढ़ाई के अलावा पूरी दुनिया पढ़ाई में सब लोग लगे रहते हैं, सब लोग पढ़ते 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 पढ़ते। तो मैं बता दूं कि अगर उस वहाँ के स्टूडेंट में इतनी क्वालिटी होती है कि अगर 100 बच्चा अगर यूपीएससी का तैयारी करे ना, 100 बच्चा यूपीएससी का तैयारी करे, 100 में से मैं बता दूं 80 बच्चा तो पक्का यूपीएससी क्वालिफाई करना ही करना है, 80 बच्चा। इतनी इंटेलिजेंसी होती है वहाँ की, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वहाँ सबकी बता रहा हूँ, ऐसा इंस्टीट्यूट है। तो उस बाइबल को मैंने रखा। फिर जब जब मैंने शिफ्ट हुआ तो उस बाइबल को मैं अपने साथ कैरी करते रहा, मतलब जहाँ भी हुआ तो उसको मैं अपने साथ ही रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ एक था, पवित्र बुक है, उसको पवित्र माना जाता है। तो अ, उसको आज तक क्या है, आज तक कहीं भी मैं जो डॉक्टर है, जो ऑफिसर कहीं भी रहा, उस बुक को मैं अपने साथ ही रखा, आज भी मेरे साथ है। तो मैं पवित्रता की बात कर रहा हूँ कि वो सब रिलीजियस बुक कितने पवित्र हैं, उनकी सैंक्टिटी पे कोई क्वेश्चन उठाया नहीं जा सकता, जिस कारण मैं उसको कभी या फेंकने का नहीं सोचा, या कहा कि मैं छोड़ दूं और चले जाऊं, यहाँ से खाली करता हूँ एक चीज़ को, इधर कुछ कचरे रखते, किताब उताब या कुछ बाल्टी वाल्टी कोई छोड़ देते हैं जैसे, तो उसको भी छोड़ देता हूँ, क्या इसको लेके जाना, मैंने उसको साथ ही रखा है। तो लगाव क्या है, अटैचमेंट क्या है, उसके लिए रेस्पेक्ट था, इसलिए मैंने, रेस्पेक्ट था क्या, रेस्पेक्ट अभी भी सबके लिए है। तो बाइबल की जगह अगर कुरान भी होता तो भी मैं उसको ऐसे ही रखता, गीता भी मेरे पास ऐसे अगर होती तो मैं भी उसको ऐसे ही रखता, उसमें कोई डाउट नहीं। तो अब चले इसका क्लासिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे क्लास, थोड़ा वर्गीकरण कर दिया गया है। कुछ नहीं, कहीं कोई लिखने उखने को ऐसा नहीं मिलेगा, मैं पहले बता दूं ये सब डेफिनेशन, ये कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट क्या होता है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो अब है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इवॉल्व मतलब विकसित हुआ समय के साथ, इनेक्टेड मतलब कानून के द्वारा बनाया गया, कानून बनाकर, या जो भी कहे बनाया गया। इवॉल्व मतलब समय के अनुसार विकसित होते गया, बनते गया, धीरे 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 धीरे। इनेक्टेड मतलब एक बार में लिख लिख के इनेक्ट कर दिया गया। अब देखें,
कहा जाता है एन इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन इज द आउटकम ऑफ क्या है, किसका नतीजा है, मतलब स्लो एंड ग्रेजुअल, धीरे धीरे एंड ग्रेजुअली, मतलब क्रम क्रम में कह सकते हैं, इवोल्यूशनरी प्रोसेस। मतलब इवोल्यूशन का मतलब जानते ही होंगे, कभी आपने हो सकता है डार्विन थ्योरी ये सब पढ़ा होगा, या जो 11th 12th के बच्चे हैं, इवोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो पढ़ना होता है आई थिंक 11 के सिलेबस में। क्योंकि हम लोग के टाइम में तो इवोल्यूशन बहुत बड़ी चैप्टर हुआ करती थी, इवोल्यूशन बाप रे, टीचर इतने समय तक इवोल्यूशन सिर्फ मेमोराइजिंग चीज, तो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। एंड इट्स प्रोविजन आर कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ, जो इसके प्रोविजन है किस फॉर्म में, देखिए मैं जब पूरा बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ऐसे एक एक लाइन अभी बता दूं। इट्स प्रोविजन आर इन द फॉर्म ऑफ क्या है, कन्वेंशन, कन्वेंशन के फॉर्म में है, प्रैक्टिसेस के फॉर्म में है, प्रिंसिपल के फॉर्म में है, जुडिशियल डिसीजन। कहने का मतलब है इसका जो इसके जो प्रोविजन है, कन्वेंशन को बोला जाता है, प्रैक्टिसेस को, प्रिंसिपल को, एंड जुडिशियल। देखिए पहले जुडिशियल डिसीजन को बोला जाता है न्यायिक, जो फैसला दिया गया कानून, जो कोर्ट के द्वारा, कचहरी के द्वारा। प्रिंसिपल सिद्धांत, प्रैक्टिसेस प्रथा को बोला जाता है, और ये है कन्वेंशन। तो कन्वेंशन को आप हिंदी में आप बोल सकते हो कि रीति रिवाज भी कोई बोल सकते हैं, कि रीति रिवाज की जगह चला जा रहा है, प्रैक्टिस प्रथा, मतलब सब कहीं ना कहीं सिनोनिम टाइप का वर्ड है। मैं ये बता दूं इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा एक लाइन और कर दूं, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टेड इज मेड बाय डिलिबरेटिव बॉडी। देखें कहने का मतलब, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट का फॉर्मेशन जो बना था 1250 के आसपास में पार्लियामेंट था। तो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान एक बुक के फॉर्म में मेंशन है, बुक है, दिखाया था ना, बुक मोटा कैलीग्राफी कैसे किया गया था, लिखा कैसे गया था, पिक्चर बनाया था, उसमें सारे पार्ट वाट ऐसे बना हुआ है। लेकिन कुछ एक यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, कोई लिखा हुआ बुक के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। कैसे है, कन्वेंशन के आधार पर चला जा रहा है। कन्वेंशन मतलब पहले से जो प्रथा के आधार पर कह सकते हो, रीति रिवाज के आधार पर कह सकते हो, जैसे चल रहा है, मतलब शुरू से जैसे रूल बनाए गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में जो नियम बनाए गए, या जो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में कानून बनाए गए, तो उस कानून के बेसिस पे ही आगे और कानून बनते गए, और उस कानून को ही बेस बनाकर मान लिया गया कि हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। उसको बेस बनाकर ही हमारा बाद में एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, या बाद में कह रहा है कि गवर्नमेंट रूल कर रही है, उस कानून के बेस पर ही, उसको ही, उसी को ही कन्वेंशन कह रहा है, उस कन्वेंशन के आधार पर ही। परंपरा कहा जाता है कन्वेंशन, उस परंपरा के आधार पर ही, परंपरा। तो जैसे देखें, चाहे बीच बीच में कोर्ट ने जो फैसला दिया, जज ने फैसला दिया, जुडिशरी ने जो फैसला दिया, तो उसको भी एक कानून बनाकर, वो फैसला ही अपने आप में कानून बन जाता है। और जब भी होता है तो हाँ, उस जज ने उस केस में ये फैसला दिया था, इस बेसिस पर ये जजमेंट दिया था, तो बेसिस ही अब कानून के तौर पर चलता रहेगा ऐसे। तो बाद में कभी कानून बनाने की, या कभी ऑर्डर, गवर्नमेंट कोई ऑर्डर बना पास करेगा, या कोई है जो बिल या एक्ट लाएगा, कह रहा हूँ कहने का मतलब, तो उसको बेस बनाकर, उसको आधार बना के कैसे हुआ था, तो उसके आधार पर हम ये कानून बनाते हैं। कानून है वहाँ, ऐसे नहीं, कानून बिना कानून का कैसे चल जाएगा, कानून नियम ऑर्डर जो सरकार लाती है वो सब सब है, लेकिन बुक के फॉर्म में संविधान को लिखा नहीं गया है, क्योंकि उनकी अपनी इतनी सोच ब्रॉड थी, इतने डेवलप थे, उनके थिंकिंग इतनी बड़ी थी, तो उनको एक उस जितनी जो चीज़ है उसकी समझ थी उनको, और उसको बेस बना के अपना नया कानून बनाते हैं। उनको ज़्यादा अड़ंगा ये सब टांग लगाना, जबरदस्ती लिटिगेशन देना, और तो जैसे अपने जजेज को, कितने जजेज को है कि समझ में नहीं आता मैटर क्या है भाई, दिन ताड़े जा रहे हैं, ताड़े जा रहे हैं, कोई बात में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई सिंपल बात, 6 महीने 4 महीने की डेट तो ऐसे ही मिल जाती जाना, 4 महीने का डेट देना, तो कुछ बेटर हुआ तो आज एबसेंट है, नहीं आए, पार्टी पार्टी नहीं आए, ठीक है, तो अगला डेट 4 महीना। मतलब अगर आप देखोगे 50 केसेस अगर गए हैं ना, तो उसमें से मात्र 5 केसेस को डिबेट आर्गुमेंट चलेगा, बाकी सारे केसेस को तो डेट ही मिलती है, तारीख तुरंत डेट दे देते हैं। जजेस को ऐसा नहीं होना चाहिए, जजेस को ऐसा होना चाहिए, अगर 1 2 डेट दे दिया कोई रीजन से, क्या रीजन से डेट दे रहा हूँ, ये रीजन मेंशन हो गया, अगला बार क्या रीजन, ये रीजन, फिर ऐसा कुछ हो, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, अगली बार मुझे पूरा दोनों पार्टी मुझे चाहिए, जो भी एविडेंस आपको लाना है लेकर आइए, या नहीं लेकर आते हैं
केस बर्खास्त कर दिया जाएगा। जब डर रहेगा सामने वाले को, जो लिटिगेंट है या जो कह सकते हैं पेटिशनर है, जो भी हो, मतलब उनको अगर डर डर रहेगी तभी तो आगे हर चीज करेंगे ना भाई। तो डर के लिए इनको पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये स्ट्रांग रहेंगे, देखो वकील वकील भी कुछ नहीं कहेंगे कि वकील को कभी थोड़ा तबियत खराब है, जूनियर को भेज दिया, जज साहब से कह देना कि नेक्स्ट डेट दे देंगे, डेट ऐसे दे, ऐसे क्या डेट दे दें भाई, समय का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? कहीं ना कहीं मैं बता दूं, डिलेड जुडिशियरी के कारण, आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं हमारा कंट्री, हो सकता है कितने लोगों को बुरा लगे, 10 साल मिनिमम मैं बता लो, 10 ईयर हमारा कंट्री पीछे है डिलेड जुडिशियरी के कारण। इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, जब चाहे जो सिस्टम है उनको पता चलेगा या समझ में आएगी ये तो है। एक नॉर्मल केसेस को उसके जो जजमेंट आते आते 15 साल 20 साल लग जाते हैं। इसका जिम्मेवार सिर्फ जजेज नहीं है। मैंने एक लॉयर से एक क्वेश्चन पूछा था, डिलेड जुडिशरी और इसका रीजन कौन कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? क्या जजेज जिम्मेवार हैं? कहते हैं सब जिम्मेवार हैं। मैंने कहा कैसे? जजेज को बताया कि टाइम ऐसे डिले करते हैं, हर बात में डेट दे देते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं रहते कि भाई तुम्हें है। वकील सोए हुए हैं, कोई बात में केस गया तो चलो केस पिटीशन, देखो वकील के पास आप पहुंचो, केस के लिए करो, 3 महीना वो ड्राफ्ट तैयार करने में लगा देंगे, 3-4 महीना कम से कम। कर रहा हूं ना, कर रहा हूं ना, कर रहा हूं ना। ये लोग एकदम, मैंने कहा कि मैं वकील को बोला कि आप लोग अच्छा होगा डॉक्टर नहीं हुए, अगर आपके लोग पास पेशेंट अगर चल जाता, डॉक्टर अगर वारंट होते तो ठीक, मैं देख लूंगा देख लूंगा, तब तक तो पेशेंट टपक गया होता, जो फैक्ट सी बात है। तो इतना लूज होते हैं कि कोई बात में मतलब हर बात को कल कल अगले मंथ नेक्स्ट मंथ तो ऐसे ही बोल देते हैं, डिलेड, इतना डिलेड है वकील की तरफ से। हम जो ऑफिसर, हम आपको रिप्लाई अगर देना है तो अच्छा सुप्रीम कोर्ट से रिप्लाई देने के लिए आया है तो टाइम लाइन अगर मेंशन नहीं है कि विद इन 1 वीक में देना है, ठीक है दिया जाएगा ना। 4 महीने बाद रिप्लाई करते हैं, 5 महीने बाद। कब कब तो ऐसा होता है कि 2 बार फिर से आ जाती है उधर से ऑर्डर कॉपी, अभी तक रिप्लाई आपकी तरफ से दिया नहीं गया है। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट की बात करो, सुप्रीम कोर्ट तो है जो तुम इतना डंडा देता है कि एकदम डायरेक्ट बोलता है कि 7 डेज के अंदर एंड 10 डेज के अंदर यू शुड रिप्लाई, अदरवाइज एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट यू, एकदम डायरेक्टली क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर मैटर सुनना शुरू हो गया तो वहां जल्द 1 साल 1.5 साल के अंदर सुनना शुरू हो गया। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब में तो कितना टाइम लगता है, बाप रे बाप, कहना नहीं है। तो हम ऑफिसर जो हम आप हैं वो खुद जिम्मेवार हैं। लेट जब पावर हमारे पास पावर आती है, हम ऑफिसर बनते हैं, तो चलो भाई धीरे धीरे करेंगे ना। वकील तो उधर है ही, जज भी जो नीचे हैं वो भी ऐसे डिले कर रहे हैं, डिलेड हो जा रही है इसके कारण। बाकी फाइल वहां जाएगी, वहां जाएगी, वहां जाएगी, वहां फाइल जाएगी, तो हम आप तो ही तो बैठे हुए हो ना। देखो हम आप ऑफिसर ही हो, हम आप में से ही कोई जज बनोगे, हम आप में से ही कोई वकील बनोगे। तो मतलब कहने का मतलब हम खुद सिर्फ एक नहीं, तो पहले सब सुधरोगे तभी हर चीज फास्ट हो सकता है। फास्ट भी इतना नहीं, समय पर हो, लेकिन समय से बहुत ज्यादा वेस्टेड, बहुत टाइम लगता है। क्या मैं बोलूँ, कितने लोग जो फैसला आते हैं तब तक वो डेथ कर गए होते, मर गए होते, जो फैक्ट बात है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा जुडिशरी बहुत डिले है। तो फिर मैं बता दूं, एक जज एक चीफ जस्टिस बन के क्या सिस्टम को कैसे कितना सुधार लेंगे? जब तक आप हम सब नहीं सुधरोगे तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर अकेले सिस्टम में जाके सिर्फ कोशिश कर सकते हो, लेकिन अच्छा तभी हो सकता है जब सब सुधरे। सिर्फ एक से नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब नहीं हो रहे तो हम ना करेंगे, हो चाहे ना हो, हमें सबको ये डेडिकेशन होना चाहिए कि हमें करना है तो करना है, दैट्स इट। और कर कर पहले भी बताया, कोई कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। सिर्फ जो आपके लिए, जिस पर्पस के लिए ऊपर वाले ने आपको भेजा, वो चीज आप कर रहे हैं, जो ब्रेन आपको मिला है। तो ये हुआ इवॉल्व का। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ऐसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, तो उसका ऐसे ऐसे इसका मतलब ये है आउटकम ऑफ द स्लो एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड इट्स प्रोविजन आर कंटेन इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन के फॉर्म में, प्रैक्टिस से जो प्रथा चल रही है वो फॉर्म में, सिद्धांत के फॉर्म में, एंड जुडिशियल डिसीजन के फॉर्म में। ये हुआ इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहते हैं। तो ऐसे कहते हैं जैसे इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन जो एक ब्रिटेन का नाम है, तो सिर्फ पार्टिकुलरली कहीं भी देखें तो इसका एग्जाम्पल ब्रिटेन का नाम, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जाम्पल दिया जाता है। और जैसे न्यूजीलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, इजराइल का कॉन्स्टिट्यूशन और है, उनको इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा जाता है। मैंने हर जगह चेक कर लिया, छान लिया, सिर्फ इसका ही नाम आता है भाई, कि इनको समय के अनुसार ऐसे इवॉल्व हुआ है। रिटन अनरिटन, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, आगे चर्चा होगा, मैं बताऊंगा। तो ये है। अब इंग्लिश टर्म वो में ज़्यादा नहीं, मैं डायरेक्ट बता दिया एग्जाम्पल देखकर। अब देखें, इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बना, इनएक्टेड मतलब क्या होता है, कानून को जब लिखा जाता है, तैयार किया जाता है, दैट्स कॉल्ड इनएक्टेड। लॉ इज इनएक्टेड, इनएक्टेड वर्ड यूज होता है। तो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन इनएक्ट किया गया, बनाया गया, तैयार किया गया, तो वो हो गया
देखिए उसके लिए एक डेलिबरेटिव मतलब विचार विमर्श करने वाली बॉडी डेलिबरेटिव बॉडी कहते हैं। तो एक बार चीज मैं बता दूं, पार्लियामेंट पार्लियामेंट आपने मैंने पहले बताया था, पार्लियामेंट को फ्रेंच वर्ड पार्ले से लिया गया है। पार्ले, पार्ले जी नहीं, पार्ले। पार्ले का मतलब होता है कन्वर्सेशन। तो पार्लियामेंट में बेसिकली क्या चलता है, वहाँ बैठ के कन्वर्सेशन चलता है कि भाई कैसे क्या एक्ट बनना है, बजट को डिस्कशन चलता है ना वो सब, तो डिस्कशन कन्वर्सेशन पार्ले। तो वैसे कहते हैं डेलिबरेटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। एंड इट्स प्रोविजन कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ बुक, किताब के फॉर्म में। किताब को तो कई बार मैंने पिक्चर दिखाया है। तो ये एग्जाम्पल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारे सारे कंट्री के मैक्सिमम छोड़ दें, तो ब्रिटेन को छोड़ दें, तो सारे का कॉन्स्टिट्यूशन इनएक्टेड है, बनाया, लिखा हुआ, तैयार किया हुआ ये है। ठीक है, अब देखें बाद में और एग्जाम्पल आएगी, मैं थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा। फिर दूसरा बोला गया है रिटन एंड लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित अलिखित अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो इनएक्टेड है लिखा हुआ तो है ना, अब ब्रिटेन वाला कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने क्या बताया, लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ नहीं है बुक के फॉर्म में, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका कोई कानून कहीं लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट ऐसे फॉर्म में एक जगह ला के ऐसे में लिखा हुआ नहीं। ये कहने का मतलब हुआ डिफरेंट डिफरेंट लॉ, डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट को ही बेस बना दिया गया है। लेकिन जो जजमेंट है वो जब तो लिखा हुआ है ना, ऐसा थोड़ी है कि सब है जो हवा में उड़ रहा है, सब है जो ऐसे मन में ही चल रहा है, वो तो लिखा हुआ है। तो बुक नहीं, बुक के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। देखें इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ बुक और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, किताब के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। एंड फिर कहता है फॉर्मुलेटेड एंड एडॉप्टेड बाय अ डेलिबरेटिव, फॉर्मुलेट किया गया, एडॉप्ट कर लिया गया किसके द्वारा, डेलिबरेटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एल्सो कॉल्ड कोडिफाइड, कोडिफाइड का मतलब मैंने बताया था, लॉ को कोडिफाइड किया गया। ये सब मैंने आपको कब बताया था, जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने आपको बताया था। तो ये बताया था आपको 1830 इसमें विलियम बेंटिंग जब गवर्नर जनरल थे, बताया था, तो उसमें लॉ को कोडिफाई किया गया था। तो कोडिफाइड, कोडिफाइड का मतलब पहले मैं बताया कि सबको एक जगह ला कर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ग्रुपिंग एक कर देना उसको। जैसे ये सेक्शन ये अनुचित मतलब होता है ना, ये धारा आप पढ़ ही लगा, इंडियन पैनल कोड, सीआरपीसी, वो सब बताया था, कोडिफाई किया गया था। तो कोडिफाई करने को मतलब एक जगह लाना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में बांटना, ग्रुपिंग कर देना, उसको बोलते हैं कोडिफाई करना। तो वो कहलाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे देख लें इंडिया, यूएसए, सिर्फ ये तो सिर्फ छोटी लिस्ट है, बड़ी सारी लिस्ट है। तो 4-5 कंट्री का आपको नाम पता रहना चाहिए, कभी एग्जाम में हो, कभी कुछ लिखने उखने में हो, तो वहाँ मेंशन कर सको। ना भी हो तो तुम उसको छोड़कर ये 3 नाम छोड़ के कुछ भी लिख दोगे, जैसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में नाम आएगा आपका। ब्रिटेन देख लें, अभी मैं दिखा देता हूँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का पहले एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। कहाँ गया, 3 नाम मैं बोल रहा था बार बार, यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल, ये 3 कंट्री का जिसका है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, ऐसे ही है मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस के आधार पर, कन्वेंशन के आधार पर, जुडिशियरी जो है उनके आधार पर, या डिफरेंट एक्ट कानून बनाए गए उसके आधार पर इनका कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब ये मैं बता दूं, इसका एग्जांपल मैं बता रहा था कि जैसे ये हो गया यूएसए, जापान, सिएरा लियोनी, ये है सिएरा लियोनी, ये कंट्री है, नाम सिएरा लियोनी, कुछ और नाम ना समझे, एक कंट्री है, कहाँ है वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए मैं बता दूं, जब भी आप पढ़ो कोई कंट्री आ जाए जिसका कभी नाम नहीं सुना हो, तुरंत फटाफट खोलो नेट, गूगल मैप, उसको देखो कहाँ है कंट्री, उसके आसपास क्या है, कौन सा मतलब कंटिनेंट में है, अमेरिका कंटिनेंट में है, अफ्रीकन में है, एशियन में है, यूरोप में है, कहाँ है देखोगे, आसपास कौन सी कंट्री है, आसपास समुद्र वमुद्र कौन सा है, कौन सा सी है, ये है मतलब ओशियन है कौन सा, ये पता रहना चाहिए एटलीस्ट, समझे। तो अभी ये मैंने लाया है तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, इसे पता होगा कहाँ, इंडिया पता है, यूएसए तो पता ही है, कनाडा कहाँ है यूएसए से ऊपर, थोड़ा नॉर्थ में कनाडा हो गया, फ्रांस पता है, यूरोपियन कंट्री है, यूके, फ्रांस, वो सब सब आसपास में, पोर्चुगीज, जापान, जापान किधर है, आप एशिया में ही देखोगे तो हमारा कहाँ, चाइना,
चाइना के थोड़ा हल्का नॉर्थ और थोड़ा हल्का आप कह दोगे साउथ, मतलब नॉर्थ नहीं, चाइना से थोड़ा सा साउथ एंड ईस्ट। मैं मैप में अभी दिखा दूंगा। सियरा लियोन जो है, सियरा लियोनी, ये अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीकन में आपको आएगा वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, उसका एक अफ्रीका का कंटिनेंट में एक हॉर्न बताया जाएगा, मैं बताऊंगा अभी। एंड गैम्बिया, गैम्बिया भी वही आसपास है। एटलीस्ट मैं पिक्चर दिखा दूं थोड़ा सा वर्ल्ड मैप, तो आप पता चल जाए। तो देखिए जी, ये इंडिया, ये अफ्रीकन कंटिनेंट, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है इस वाला पोर्शन को। यहाँ देखिए छोटी छोटी कंट्री है, सियरा लियोनी, ठीक है, यहाँ पर सियरा लियोनी। गैम्बिया भी यहाँ कंट्री है, ये है। अब आपको कनाडा देखें, यूएसए ऊपर कनाडा। अब देखिए कनाडा, इसके बाद ये पार्ट जो है यूएसए का ही पार्ट आता है, ये कनाडा, ये यूएसए, इधर भी यूएसए, ऐसा। तो इधर एक बात बताओ, ये यूएसए अलास्का है। इधर के बाद, इधर के बाद ये देखिए इसी का पोर्शन आपको यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इधर ये टच करता है यहाँ, मतलब ग्लोब में देखा जाए तो, चूंकि ग्लोब में देखा जाए तो गोल है, तो ये वो पोर्शन उधर जाके मैच टच करता है, मतलब एक साइड उधर मिलता है। अब दिखा दूं, ये इंडिया, चाइना। अब मैंने जापान की बात की थी, थोड़ा इधर जापान था वही, यहाँ देखिए जापान है। आप अब क्या बताया था मैंने, जापान बताया था, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, सियरा लियोनी हो गया, आपका गैम्बिया हो गया, और फ्रांस। ये यूरोपियन कंट्री बहुत छोटे 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 होंगे। यहाँ यूनाइटेड किंगडम था, पोर्तुगीज, स्पेन, बीच में इटली, यहाँ हो गया ब्लू कलर फ्रांस। फ्रांस की बहुत सारी टेरिटरी है, छोटे 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 बड़े कई जगह फैले हुए हैं फ्रांस की टेरिटरी अभी भी। तो ये फ्रांस, तो इसका एग्जांपल दिया था बस। और एक आएगा बाद में इक्वाडर, इक्वाडोर कहते हैं इसको, यहाँ पर एक कंट्री है, ये कहलाता है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ऐसे कंटिनेंट बाय नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन। तो यहाँ एक इक्वाडर बाद में आएगा, मैं बता दे रहा हूँ अभी, इक्वाडर एक कंट्री है। इक्वाडर के आसपास कोलंबिया देख लेंगे, पेरू देख लेंगे, चिली देख लेंगे। तो कम से कम बार बार आप मैप देखने का हैबिट डालोगे आप। ये देखो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ पेरू, पिक्चर तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो ये रहा। कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया ये, हाँ जी। तो अब देखिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वही बोला जाए कि वो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूशनरी एंड डेलिबरेटिव बॉडी आर बॉडी इन विच ये नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ बुक कोडिफाइड, ये बता दिया। इज फाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन प्रैक्टिस, वही सेम बात चल रही है, जुडिशियल डिसीजन जो पहले ही बता दिया। इज द प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन ऑल्सो नोन एज अनकोडिफाइड नॉन डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल में ये तीन नाम पूरा रट जाना, पूरे अभी जो है वर्ल्ड में ये है तीन, जिसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी का और जो रिटन में कुछ भी आए किसी का नाम डाल दो चल जाएगा। तो आराम से यूके, इजराइल एंड न्यूजीलैंड। फिर न्यूजीलैंड में क्या हुआ पता ही है, न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में जो चल रहा था, कुछ ट्राइबल कुछ कह सकते एथिकल कमिटी थी, जिसका जिससे राइट से रिलेटेड लॉ को चेंज करने की बात चल रही थी। तो उसके पार्लियामेंट में देखा ना, एक फीमेल जो उसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, कैसे वहाँ डांस करती है, कैसे गाती है सॉन्ग, ऐसा लग रहा है जैसे उस पर भूत आ गया हो। न्यूज में भी चल रहा था, बहुत सारे वीडियो भी शायद वायरल हो रहे थे। न्यूजीलैंड का स्टोरी, इजराइल के बारे में जानते हैं अभी क्या धमाका मचा रखा है इसराइल ने, कितने लोगों को मार दिया वहाँ फलस्तीन में, रोज कुछ बम गिरा तो कभी हॉस्पिटल पे तो कभी कहाँ, बहुत सारे जाने ले ली यहाँ के प्रेसिडेंट नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। चलो, तो वो तो अलग बात है, वो कभी डिस्कशन होगा बाद में। अब है कहते हैं ये देखने ध्यान देने को, तीसरा है फीचर में रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड को बोलते हैं अगम्य, फ्लेक्सिबल को बोलते हैं लचीला। रिजिड का मतलब हार्ड बोलो, जो चेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्स कर सकते हैं, समय के अनुसार मोड़ा जा सकता है, कहने का मतलब फ्लेक्सिबल है। तो ये हुआ। अब देख कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज ऑर्डिनरी लॉ। तो जैसे ऑर्डिनरी लॉ को कैसे आराम से सिंपल मेजोरिटी से बिल कोई भी कानून लाते हैं जिसका गवर्नमेंट जाता है अभी, यानी मेजोरिटी है उनका, मतलब क्या होता है, इलेक्शन होती है
तो जैसे एक पल के लिए मैं सिंपल बता दूँ, 540 सीट है अगर पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में, तो 270 से एक ज़्यादा लाएगा उसकी मेजोरिटी होगी होगी ना, 271 लाएगा उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। कोई भी कानून को लाना है तो कहा जाता है कम से कम आधा से ज़्यादा लोग का वोटिंग होना चाहिए। अगर सिंपल ऐसे बता दूँ, 271 तो उसको पास है ही, कोई भी सिंपल कोई कानून लाना है तो आराम से वो पास कर देगा। तो सिंपल ऑर्डिनरी लॉ के लिए वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, समझ गए। सिंपल कानून के लिए किसके लिए ऑर्डिनरी में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, किसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, किसके लिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट का भी सपोर्ट चाहिए, वो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन थोड़ी बहुत मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। ये है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको सिंपल तरीके से सिंपल वे में ऑर्डिनरी लॉ की तरह चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड है रिक्वायर्स ए स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट, वही मैं बोल रहा हूँ स्पेशल प्रोसीजर, सच एज स्पेशल मेजोरिटी इन लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, कुछ भी, उसके लिए एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। क्या स्पेशल मेजोरिटी होता है मैं बताऊंगा। एंड स्पेशल अप्रूवल ऑफ द पीपल, लोग का स्पेशल अप्रूवल हो, और भी किस कैसे हो, लोग कैसे अप्रूव करेंगे, रेफरेंडम करवाया जाएगा। रेफरेंडम पता है ना, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल। तो रेफरेंडम हल्का फुल्का, प्लेबिसाइट थोड़ा बहुत सिनोनिम है। उसमें क्या करते हैं कि जनता से डिसाइड करती है, उनके सामने एक टॉपिक कुछ मतलब जो जैसे कि अगर कोई स्टेट को डिवाइड करने की बात है, डिवाइड करना है या नहीं करना है, तो लोगों से ओपिनियन मांगा जाता है, लोगों से वोटिंग करवाई जाती है, तो वो प्लेबिसाइड कहलाता है। कुछ लॉ बनाने से रिलेटेड कोई मैटर है, कानून बनाने से लोगों से प्रपोजल पूछा जाता है कि ये कानून बनाया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उसको रेफरेंडम बोलते हैं। कहीं रेफरेंडम कहीं प्लेबिसाइड ऐसे चलता है। तो उसमें भी लोग वोटिंग करते हैं, तो मेजोरिटी क्या डिसाइड करती है, सिर्फ दो ही चीज़ें रहता है, हाँ या ना बोलो, तो बस तो वो सब रेफरेंडम कहलाता है। मतलब उसमें आम लोग की आवाज़ होती है। पार्लियामेंट में जो कानून बनाया जा रहा है तो उससे आपसे पूछा नहीं जाएगा कि कानून कैसे बनाना है नहीं बनाना है, आप हाँ या ना बोलें। आपके रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो आपने जिनको एमपी के रूप में चुना है वो लोग वहाँ डिसाइड करेंगे। तो तो ये है। तो मैनर एंड ऑर्डिनरी लॉ रिक्वायर्ड स्पेशल, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्पेशल मेजोरिटी और लोगों का भी परमिशन चाहिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन तभी चेंज कर सकते हैं। सिंपल ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा सिर्फ आधा से ज़्यादा मेजोरिटी है, मतलब आधा से ज़्यादा लोगों ने हाँ कह दिया पार्लियामेंट में, तो बदल दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बदल जाएगा, नहीं होगा रिजिड में। अब देखो स्पेशल अप्रूवल बाय पीपल, मैं अभी बीच में और बताऊंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा नाम रखेंगे उनके, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बताऊंगा अभी, ये सब कुछ कंट्री का नाम है, फ्रांस, नाइजीरिया, ये सब ऐसे सब सब पे। अब देखें फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ का कैसे, सिंपल मेजोरिटी मतलब आधा से ज़्यादा अधिक लोगों ने हाँ कह दिया तो चेंज हो जाता है, तो इससे उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर देगा। आधा से ज़्यादा हाँ लोगों ने हाँ चेंज करने को बोला तो उनकी सहमति है तो चेंज हो जाएगा। स्पेशल प्रोसीजर, इसके लिए कोई ज़्यादा प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, क्या स्पेशल सेशन कोई तरीका और ज़्यादा लोगों का सपोर्ट ऐसे ऐसे ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल तरीके से किसका किसका कॉन्स्टिट्यूशन, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। अब कहोगे कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन तो कहीं लिखा हुआ नहीं, तो क्या मतलब, कहने का मतलब जो भी कन्वेंशन है, मतलब परंपरा के अनुसार जो चल रहा है उसको भी चेंज करना है, तो सिंपल तरीके से उस या पहले से जो कानून बना हुआ है तो उसको चेंज करने की बात हो रही है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन तो बुक के फॉर्म में है ही नहीं, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। बुक ऐसे पढ़ोगे तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन यूके का कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कन्वेंशन के रूप में चलता है, कोई बुक के फॉर्म में नहीं है। वैसे न्यूजीलैंड का, इटली का, न्यूजीलैंड का भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो बुक के फॉर्म में नहीं है। तो एक दो तीन जिसका कम नाम है इसको याद कर लेना, न्यूजीलैंड, इटली, घाना, ये हो गया फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब थोड़ा बता दूँ, अब समय आया है। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि ना ही फ्लेक्सिबल है ना ही रिजिड है, दोनों का मिक्स है। अब बताऊँ कैसे। देखो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तीन तरीके से चेंज होता है, सिंपल मेजोरिटी से, दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी से, तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी एंड मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट का सपोर्ट से। थोड़ा बहुत मैं रूबरू कर दूँ। तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप यूट्यूब पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं।
क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS, तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है, लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बार कोड, एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय, वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810। मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था,
मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहाँ तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलता रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है, कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है। मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।